नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। मास्टर स्ट्रोक की शुरुआत करेंगे। आज विश्लेषण करेंगे देश में जो धर्म युद्ध छिड़ा है। देश की 3 ऐतिहासिक धरोहरों पर आज देश की 3 अदालतों का फैसला आया। पहला फैसला ताजमहल के 22 कमरों को खुलवाने का था, जिसमें कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जमकर फटकार लगाई। दूसरा फैसला मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद का था। इस पर हाई कोर्ट ने अदालत में निचली अदालत को जरूरी निर्देश दे दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा रण काशी में ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर था, जिस पर हिंदू और मुस्लिम पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद आज अदालत ने साफ कर दिया है कि सर्वे तो होकर रहेगा और सर्वे मस्जिद के चप्पे चप्पे पर होगा। अदालत के आदेश के मुताबिक अगले 5 दिनों में ज्ञानवापी का सर्वे पूरा भी होना है। जिस वक्त ऐतिहासिक धरोहरों पर देश में धर्म युद्ध जारी था, उसी वक्त आर्थिक मोर्चे पर भी जबरदस्त हलचल हो रही थी। एक तरफ होश उड़ाने वाले महंगाई दर के आंकड़े आए, दूसरी तरफ शेयर बाजार में कोहराम मचा। इन 2 खबरों को एक चश्मे से अगर देखें तो सवाल उठता है कि क्या धरोहरों की जंग में अर्थव्यवस्था की अनदेखी हो रही है? क्या इतिहास के विवाद में देश का अर्थशास्त्र फंसा हुआ है? इन सवालों का जवाब भी तलाशेंगे, लेकिन पहले विश्लेषण ज्ञानवापी के सर्वे का। क्या सर्वे से विवाद सुलझेगा या किसी बड़े विवाद की नींव पड़ेगी? इसका जवाब मास्टर स्ट्रोक की इस रिपोर्ट में। सामान्य जीत है, अभी और जीत बाकी है। यकीन है कि सच सच होगा, झूठ झूठ होगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जिलाधिकारी को आदेश है कि आप ताला तोड़ के मतलब दिखाइए, अंदर जाइए। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद में कैमरा जाएगा या नहीं? 5 दिन तक चली सुनवाई के बाद इस पर अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। अदालत का फैसला आते ही काशी हर हर महादेव के नारों से गूंज उठी। कहीं फूल बरसे तो कहीं मिठाइयों का दौर चला। ताला खोल करके, ताला तोड़ करके कमीशन कार्रवाई का आदेश मिल गया। जीत हुई, हम लोग की बहुत बड़ी जीत हुई है। बाबा विश्वनाथ जी का जो शिवलिंग है, हम हिंदुओं को मिलना चाहिए। 17 का जो फैसला आएगा वो भी हमारे पक्ष में आएगा। वाराणसी की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर मुस्लिम पक्ष के सभी एतराज खारिज करते हुए मस्जिद के अंदर कैमरे की एंट्री क्लियर कर दी। साथ में अपने आदेश में हर वो बात लिख दी ताकि अब सर्वे के दौरान विवाद की गुंजाइश न रहे। पहले समझते हैं कि अदालत ने अपने आदेश में कहा क्या। अदालत ने कहा है कि इस बात पर कोई विवाद की गुंजाइश नहीं है कि ज्ञानवापी मस्जिद के चप्पे चप्पे का सर्वे होगा। मस्जिद के नीचे बना तहखाना भी खोला जाएगा और अगर तहखाने की चाबियां नहीं मिलती है तो ताला तोड़ने का विकल्प है। इसके साथ तहखाने की वीडियोग्राफी भी की जाएगी और सर्वे का काम सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही किया जाएगा और इस सर्वे टीम को 17 मई को अदालत में अपनी रिपोर्ट को जमा करना होगा। कार्रवाई 17 मई के बीच संपादित करानी है, जिसमें प्रदेश का शासन, जिला प्रशासन, पुलिस कमिश्नरेट इत्यादि का सहयोग ज्ञानवापी मस्जिद से लगा प्रत्येक भाग में यह कार्रवाई संपादित होगी। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे टीम के एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा के कामकाज पर ऐतराज जताया था। उन पर पक्षपात के आरोप भी लगे थे। आज अदालत में अजय मिश्रा ने सभी आरोपों से इनकार किया। हमने जब कुछ गलती की होगी तब तो बचाव देंगे हैं। मैं केवल अपने जो है न्यायालय का जो आदेश था उसका अनुपालन मैंने किया है और सद्भाव से जो भी हो सकता था निष्पक्ष ढंग से किया है, ईमानदारी से किया है। अदालत भी अजय मिश्रा की सफाई से संतुष्ट नजर आई और उसने अजय मिश्रा को हटाने की मुस्लिम पक्ष की मांग को खारिज कर दिया। साथ ही 2 और सर्वे कमिश्नर नियुक्त कर दिए। अदालत ने कहा कि अजय मिश्रा पहले की ही तरह सर्वे कमिश्नर बने रहेंगे।
साथ में सर्वे टीम में अदालत ने 2 और कमिश्नर जोड़ दिए हैं। अदालत ने विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह को तत्काल प्रभाव से सर्वे कमिश्नर नियुक्त कर दिया है और दोनों ही अपनी जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं। पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठापूर्वक माननीय न्यायालय के आदेश का अक्षरशः पालन किया जाएगा और माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है और जो रिट जारी होगी, पढ़ने के बाद, समझने के बाद उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा माननीय न्यायालय के आदेश का। माननीय न्यायालय द्वारा जो हम लोग को जो एक कार्यभार सौंपा गया है, ये तो काफ़ी बड़ी चुनौती है, लेकिन हम लोगों को पूरी विश्वास है, पूरा तीनों लोग मिल करके इसको संपन्न कराया जाएगा और प्रशासन के सहयोग से इसको संपन्न कराया जाएगा। सर्वे से जुड़े हर पहलू को साफ करने के बाद अदालत ने एक सख्त चेतावनी भी दी। आदेश में कहा गया कि जो शख्स सर्वे के काम में रुकावट पैदा करता है उसके खिलाफ कड़ा एक्शन हो। किसी कोई अगर हिला हवाली करता है, कमीशन कार्रवाई में अनुपस्थित रहता है तो भी कमीशन कार्रवाई होगी और कमीशन कार्रवाई में यदि कोई विरोध करता है उस पर FIR दर्ज होगा, मुकदमे किए जाएंगे। ये फैसला उन 5 महिलाओं की याचिका पर आया है जिन 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी माता की पूजा मस्जिद परिसर में करने की इजाजत मांगी थी। उन महिलाओं ने भी फैसले पर खुशी जताई है। उनका मानना है कि सदियों पुरानी हुई गलती अब सुधरने वाली है। और जिलाधिकारी को आदेश है कि आप ताला तोड़ के मतलब दिखाइए, अंदर जाइए, दिखाइए। बहुत दूसरी जीत है, अभी हम लोग की सामान्य जीत है, अभी और जीत बाकी है। अदालत ने जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि सर्वे का काम किसी भी कीमत पर पूरा कराया जाए और इसकी जिम्मेदारी वाराणसी के जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर की होगी। अदालत ने ये साफ किया है कि सर्वे के दौरान वादी, प्रतिवादी, उनके वकील, एडवोकेट, कमिश्नर और सर्वे से जुड़े लोग ही अंदर मौजूद रह सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अंदर मौजूद नहीं रहेगा। अदालत के फैसले पर हिंदू पक्ष खुश है, लेकिन मुस्लिम पक्ष तुरंत प्रक्रिया देने से बचता हुआ दिख रहा है। ज्ञानवापी सर्वे केस में अंजुमन इस्लामी कमेटी के वकीलों ने हमसे बात की। इनफैक्ट हमने उनसे बात की और मुस्लिम धर्मगुरुओं से भी हमने रिएक्शन लिया है। क्या कुछ रिएक्शन आया है, देखिए। पढ़ने से ये लगता है कि ये दिस ऑर्डर इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। जो सवाल हम लोगों ने कानूनी बिंदुओं को हम लोगों ने उठाया था, आदेश के पढ़ने से ऐसा लगता है कि वो सारे पॉइंट्स को कोर्ट ने बिना न तो डिनाई किया है, न एडमिट किया है, बल्कि उसको बाईपास कर दिया है। जो फैसला कोर्ट ने किया है उस पर दोनों पक्षों को बैठकर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है और इस बात की भी ज़रूरत है कि ये विवाद कोर्ट के बाहर कतई तौर पर ना जाए। मसले को कोर्ट के नुक्ता नज़र से और संवैधानिक रास्ते से हल करने की कोशिश की जाए। यही मैं समझता हूँ कि इस वक्त हालात के एतबार से मुनासिब हो और इससे बेहतर रास्ता हो भी नहीं सकता है। आपस में दोनों पक्ष बैठे और सुलह करें। ज्ञानवापी के साथ ही 2 और ऐतिहासिक धरोहरों से जुड़े मामले पर आज अदालत में फैसला सुनाया। पहला मामला मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह से जुड़ा हुआ था, दूसरा केस ताजमहल का था। इन दोनों ही मामलों में अदालत ने क्या फैसला दिया, क्या निर्देश दिए, जानने के लिए ये रिपोर्ट देख लीजिए आप। मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि से जुड़े विवाद की याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ कर दिया कि हाईकोर्ट मूल वाद में कोई दखल नहीं देगा, क्योंकि ये बड़ा और गंभीर मामला है। इसमें समय सीमा में सुनवाई नहीं हो सकती। लेकिन इसके साथ ही याचिकाकर्ता की 2 अर्जियां भी थी। पहली अर्जी में कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े सभी मामलों को एक साथ सुनने की प्रार्थना की गई है और दूसरी अर्जी में विवादित जगह पर मुस्लिम पक्ष के प्रवेश को प्रतिबंधित करने की मांग की गई है। हाईकोर्ट ने इन दोनों मामलों पर लोअर कोर्ट को 4 महीने में फैसला देने के लिए कहा है। मूल वाद को लेकर के कोर्ट ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। जी नहीं जी, कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि इसमें और भी मुकदमे इन्वॉल्व हैं और भी भक्त धीरे धीरे आ रहे हैं। इस वजह से कोर्ट ने इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया। जो 2 अर्जियां मनीष यादव की तरफ से दाखिल की गई थी उनको 4 महीने में निस्तारित करने को कहा। जी, कोर्ट ने 4 महीने का समय दिया है कि इनकी दोनों एप्लीकेशन को डिसाइड किया जाए। तीसरा विवाद ताजमहल को लेकर था। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ताजमहल के नीचे बने 22 कमरों को खुलवाने की मांग की गई थी। इसमें यह दावा किया गया कि ताजमहल मकबरा नहीं बल्कि महादेव का मंदिर है। अदालत ने इस मामले पर याचिकाकर्ता को फटकार लगाई और ताजमहल का इतिहास पढ़ने की सलाह दी। याचिकाकर्ता रजनीश कुमार कोर्ट के फैसले से काफी निराश नजर आए। सम्मान करते हुए क्या अनपढ़ को इतिहास जानने का हक नहीं है? आपने कहा मैं इतिहास नहीं जानता, मैं अनपढ़ हूँ, मान रहा हूँ मैं अनपढ़ हूँ,
मेरी डिग्री डेंटिस्ट की है, BDS हूँ, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि इतिहास में अनपढ़ हूँ। लेकिन क्या इस देश में, इस संविधान में ऐसी आज़ादी नहीं है कि कोई अनपढ़ आदमी भारत का इतिहास जान सके? अब अगला कदम क्या होगा? याचिका तो खैर सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। देश के इतिहास से जुड़े 3 बड़े विवादों पर अदालत ने फैसला सुनाया है। इस फैसले से कहीं खुशी हुई है तो कहीं गम, लेकिन जिस वक्त देश के इतिहास के पन्नों पर बहस छिड़ी थी, उसी वक्त देश की इकॉनमी की भी किताब खुली, जिसकी इबारतें अच्छी नहीं थी। तो जैसा आपने सुना, मेरे सहयोगी ये कह रहे थे कि इकॉनमी की भी किताब खुली और वहाँ के आंकड़े कुछ बहुत अच्छे नहीं थे। देश की सेहत बताने वाले वो आंकड़े थे और वो आंकड़े थोड़े चिंताजनक है। इन आंकड़ों से ये सवाल उठता है कि क्या ये जो मुद्दे हैं, धार्मिक मुद्दे, उनकी तपिश में रोजी रोटी के जो मुद्दे हैं वो क्या दब रहे हैं? सबसे पहले आज महंगाई दर के ग्राफ को हम दिखाना चाहते हैं। आज जो अप्रैल महीने की खुदरा महंगाई दर जारी हुई है वो कितनी थी? वो थी 7.79%। आज की खुदरा महंगाई दर है ये। खाद्य महंगाई दर ने तो अलग ही आसमान छू लिया है। 8.38% खाद्य महंगाई दर रही। ये जो महंगाई दर है वो इसलिए हमको डरा रही है क्योंकि पिछले 6 महीनों से इसका ग्राफ चढ़ता ही जा रहा है, रुका नहीं है किसी लेवल पर। पिछले साल नवंबर में खुदरा महंगाई दर थी 4.91 और इसीलिए मैं आपको ये कंपैरिजन करके दिखाना चाह रही हूँ। खुदरा महंगाई दर पिछले नवंबर में 4.91 के आसपास थी। अगले महीने दिसंबर में उस साल ये 5.66% हो गई। इस साल की शुरुआत में खुदरा महंगाई दर 6.01% रही। फरवरी का महीना आया, ग्राफ में थोड़ी बढ़त आई, 6.07%। फिर मार्च में बड़ी उछाल दिखी और महंगाई दर 6.95% हो गई। और उसके बाद आप आइए, आज की तारीख का जो आंकड़ा आया है अप्रैल का आंकड़ा ये बताता है कि ये बढ़कर अब 7.79% हो गई है। नवंबर 2021 से लेकर अप्रैल 2022 तक का ये आंकड़ा चौंकाने वाला है, चिंता में डालने वाला है। महंगाई को राज्यों के चश्मे से अगर देखा जाए तो देश के वो टॉप 5 सबसे महंगे राज्य कौन से हैं, मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ। ये तो खुदरा महंगाई दर थी, अब वो टॉप 5 राज्य। पहला जो इसमें है 5 सबसे महंगे राज्यों में, वो है पश्चिम बंगाल। यहां पर दर है महंगाई की 9.12%। फिर मध्य प्रदेश 9.10%। तीसरे नंबर पर जो है वो तेलंगाना आता है। यहाँ की महंगाई दर जो है वो 9.02 है। 5 बड़े सबसे राज्यों में आपको महंगाई के लिहाज से बता रही हूँ, 9.02 है। हरियाणा की अगर बात करूँ तो 8.95% है महंगाई की दर और महाराष्ट्र है 8.78। ये 5 वो राज्य है जहाँ पर महंगाई दर सबसे ज़्यादा है। एक तरफ महंगाई की मार है, दूसरी तरफ बाजार में भी कोहराम मचा हुआ है। सेंसेक्स में आज एक बार फिर से ज़बरदस्त गिरावट देखी गई है। आज का सेंसेक्स क्या था? 52,930 पर आज का सेंसेक्स बंद हुआ है और ये 1,158 अंक की गिरावट के साथ दर्ज हुआ। निफ्टी भी 360 अंकों की गिरावट के साथ 15,808 पर बंद हुआ है। और इसीलिए ये कुछ चौंकाने वाले आंकड़े हैं और इसीलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक बार फिर से हम जिस ट्रैक पर हमें होना चाहिए उससे दूसरी ट्रैक पर जा रहे हैं। $1 के मुकाबले आज हमारा रुपया कितना था? 77.63। यहाँ पर पहुँच गया है हमारा आंकड़ा। अब ये समझिए कि रुपये में गिरावट का आम आदमी पर जो असर है वो क्या होने वाला है। तेल का जो आयात है आपको पता है, इसकी वजह से महंगा हो जाएगा क्योंकि तेल जब आप खरीदते हैं तो वो रुपयों में नहीं खरीदते हैं, वो आप डॉलर में खरीदते हैं। तेल महंगा हो जाएगा, महंगाई में इजाफा उससे होगा क्योंकि तेल तो हर जगह डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसपोर्ट में, हवाई सफ़र में, सब जगह पर इस्तेमाल होता है और उससे आपकी सब्जियां भी महंगी हो जाती है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में किसका इस्तेमाल होता है? तेल का होता है। विदेशों से आने वाला सामान वो भी महंगा हो जाएगा। विदेशों में अगर आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं तो वो भी महंगा हो जाएगा। विदेश में मान लीजिए घूमना चाहते हैं, भाई कोरोना काल ख़त्म हुआ है, आपको बाहर घूमने जाना है तो वो भी महंगा हो जाएगा। देश का विदेशी मुद्रा भंडार वो भी घट रहा है और ये आंकड़े देश की आर्थिक सेहत के लिए अच्छे साइन नहीं है। इसीलिए इतिहास के विवादित शोर में अर्थव्यवस्था के आंकड़े कहीं गुम ना हो जाए, हमने आपको ये तस्वीर दिखाना इन सब के बीच ज़रूरी समझा है। और अब आगे बढ़ रहे हैं, बात करेंगे हम केदारनाथ की। केदारनाथ अक्सर तब चर्चा में आता है जब वहाँ कोई बड़ा आदमी VIP जो है
वो दर्शन के लिए जाता है या फिर बड़ी तबाही वहां पर होती है। समस्या ये है कि ये सभी बड़े बड़े वीआईपी नेता केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर से जाते हैं। अगर ये भी पहले सड़क मार्ग से और फिर 19 किलोमीटर पैदल चलकर केदारनाथ पहुंचे तो पता चलता कि लोगों को कितनी समस्या है। केदारनाथ धाम के कपाट खुले हैं और 7 दिन हुए हैं। इस हफ्ते में वहां पर जो व्यवस्था है वो कैसे चरमरा गई, आपको जानकर हैरानी होगी। इस बार 4 धाम यात्रा में अब तक 26 लोगों की मौत हो गई है, 26। केदारनाथ की यात्रा पर गए 10 यात्रियों की मौत हुई है। ज्यादातर यात्रियों की हार्ट अटैक से मौत हुई है। तीर्थ यात्रा में मौत होना एक बड़ी बात है, लेकिन सवाल यह है कि लोग अपनी जान क्यों गंवा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह तो यह है कि लोग मैदानी इलाकों से सीधे हजारों फीट की ऊंचाई पर स्थित पहाड़ों में पहुंच जाते हैं, अपने आप को एक्लिमेटाइज नहीं करते हैं और इसीलिए ऑक्सीजन की कमी से हार्ट अटैक जो है वो सबसे बड़ा कारण बनता है मौत का। जय श्री केदार। हेलीकॉप्टरों के शोर के बीच ये केदारनाथ धाम है जहां दूर दूर तक लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। हमने ऊंचाई पर खड़े होकर ये वीडियो शूट किया है और हम आपको केदारनाथ धाम दिखाने जा रहे हैं। ये पूरी लाइन 3 किलोमीटर लंबी है। हेलीपैड के बाहर से लेकर छोटे छोटे निर्माणों से होते हुए एक पुल को पार करते हुए श्रद्धालुओं की ये लाइन देखिए। इसके दूसरे निर्माण आते हैं, कुछ घर भी हैं, लेकिन लाइन खत्म नहीं हो रही। इस वीडियो में ठीक 40 सेकंड के बाद केदारनाथ धाम नजर आता है। जय श्री केदार। अभी तो ये भीड़ आपने ऊपर यानी केदारनाथ धाम में देखी है। अब जरा ये देख लीजिए कि नीचे यानी केदारनाथ जाने के रास्ते पर क्या हाल है। ये एक 26 सेकंड का मोबाइल से लिया गया वीडियो है। वीडियो में भयंकर भीड़ दिख रही है। पैदल यात्रियों के साथ घोड़े खच्चर वाले भी दिख रहे हैं। जिस रास्ते से पैदल यात्री चल रहे हैं उसी रास्ते पर घोड़े खच्चर वाले भी हैं। तभी कैमरा घूमता है तो नीचे श्रद्धालुओं की एक लंबी कतार नजर आती है। छोटी सी जगह पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। केदारनाथ के दर्शनों के लिए श्रद्धालु टूट पड़े हैं। 2019 में यानी कोरोना काल से पहले केदारनाथ में 6 महीनों के दौरान 9,26,000 लोगों ने दर्शन किए थे। इसके बाद कोरोना आया तो साल 2020 में पूरे सीजन में सिर्फ 2,20,000 लोग जा पाए थे। फिर 2021 में 2,42,000 लोग दर्शन के लिए पहुंचे, लेकिन इस बार सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। अभी सिर्फ 7 दिन हुए हैं, केदारनाथ में 1,32,000 लोग दर्शन कर चुके हैं। इस भीड़ की वजह से केदारनाथ में अव्यवस्थाएं फैल गई हैं। लोग बहुत परेशान हैं, बीमार भी हैं, खाना पीना नहीं मिल रहा है। घंटों के इंतजार के बाद भी लोग दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। हेलीकॉप्टर कंपनियों से लेकर स्थानीय घोड़े खच्चर वाले मनमर्जी का किराया वसूल रहे हैं। ऊपर से खराब मौसम की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। 10 खच्चरों के साथ 2 आदमी मुश्किल से हैं और वो मतलब ऐसी स्पीड से उतरते हैं कि जैसे मानो अभी कुचल के खाई में गिरा देंगे। कचरों का ये कचरा वगैरह इतना हो रहा है, एक रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, खच्चर ऐसे यार एकदम जैसे भगा देंगे, खाई में भगा देंगे। कल 6 बजे से आए बुलाए थे, जो अभी हम लोग को दिया, हमको 12 बजे बैठाया तो बोला फिर वो नहीं था, वेदर ठीक नहीं था, फिर 3 बजे बैठाया जो फिर हमको छोड़ा है। एयरक्राफ्ट वाले एक्स्ट्रा ले रहे हैं पैसे। पुराना जिनका बुकिंग था उनको कैंसिल करवा के, उनको ज़बरदस्ती बोल के कि आप कैंसिल कर दो, घोड़े ले लो, पिट्ठू ले लो, नहीं तो वो भी बंद हो जाएंगी। कैंसिल करवा के उनके नाम का बुकिंग दूसरों को ज़्यादा पैसे में दे रहे हैं। लेकिन समस्या सिर्फ ये भीड़ ही नहीं है, बल्कि इस बार यात्रा में 26 लोगों की मौत भी बड़े सवाल खड़ा कर रही है। उत्तराखंड प्रशासन अब लोगों को प्रॉपर डॉक्टरी चेकअप के बाद ही यात्रा पर आने की सलाह दे रहा है। तो अपनी दवाएं ले रहे हैं, नियमित रूप से अपनी दवाएं लें, उनको ना छोड़ें। और जो कोमॉर्बिड हैं, जिन व्यक्तियों को पहले से कुछ कठिनाइयां हैं, उनको सुझाव दिया गया है कि वो जहां भी हमारे MRP हैं, मेडिकल चेक पोस्ट है, वहां एक बार अपनी चेकिंग ज़रूर करवा लें, डॉक्टर की सलाह ले लें कि वो पैदल मार्ग पर जाने की स्थिति में है कि नहीं उच्च हिमालय क्षेत्रों में।
स्वास्थ्य की जहाँ तक संबंधी जो बातें हैं उसमें स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था की गई है। थोड़ा समय दे करके आए, बहुत जल्दी में। अगर आप एक दिन में सुबह मान लिया 6 बजे दिल्ली में है और 44 डिग्री में है और शाम को 6 बजे आप केदारनाथ जी जा करके सब वापस भी आ जाते हैं, पहुंच जाते हैं, तो वहाँ तो 1 और 2 डिग्री है। तो एकदम से टेम्परेचर में फ़र्क, एकदम से ऑक्सीजन की कमी, एकदम से हाइट, तो उसका असर पड़ सकता है ना। जो लोग फिजिकली बहुत साउंड नहीं है, जो हेल्थ वाइज बहुत स्ट्रांग नहीं है, तो उन पे असर पड़ सकता है। तो इन बातों का ख्याल रख के ध्यान में रखते हुए यात्रा करें। अब इस अव्यवस्था को रोकने के लिए कुछ इंतजाम किए गए हैं, जैसे अब बगैर रजिस्ट्रेशन के कोई भी यात्रा नहीं कर पाएगा। रात में मंदिर खुलने का समय बढ़ा दिया गया है। अब रात 10 बजे के बाद भी भक्त केदारनाथ के दर्शन कर पाएंगे। केदारनाथ धाम में भीड़ ना हो, इसीलिए लोगों को पहले रोका जा रहा है। भक्तों को सोनप्रयाग, गौरीकुंड, गुप्तकाशी, रुद्रप्रयाग जैसी जगहों पर ही रोक दिया जा रहा है। प्रशासन का मानना है कि भीड़ की वजह से केदारनाथ में हालात बेकाबू हो गए, लेकिन सवाल यह है कि प्रशासन को इस बात का ख्याल पहले क्यों नहीं आया कि अगर वहां जरूरत से ज्यादा भीड़ हुई तो क्या होगा। प्रशासन ये जानता था कि कोरोना काल के बाद इस साल वहां भीड़ होगी, तो इंतजाम पहले क्यों नहीं किए गए। यहाँ ये भी ध्यान रखना होगा कि 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ में अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर पहले जैसा नहीं बन पाया है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत ही कम लोगों की रुकने की व्यवस्था है। केदारनाथ जी में और यमुनोत्री धाम में ठहरने की व्यवस्था सीमित है। ठहरने की व्यवस्था सबके लिए नहीं हो पाती है क्योंकि वहाँ उतना स्थान ही उपलब्ध नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने भी और शासन ने भी सबको निवेदन किया है कि अपने ठहरने की आदि की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित कर ही जाएं। आपको इस हफ्ते का रजिस्ट्रेशन नहीं मिल रहा तो उससे अगले का मिलेगा, मई का नहीं मिला तो जून का मिलेगा। जून में पूरा हो जाए तो आप सितंबर अक्टूबर में भी बहुत अच्छी यात्रा चलती है। जुलाई अगस्त को जरूर हल्की चलती है क्योंकि बारिश हो जाती है, पर सितंबर। आज शाम को जम्मू कश्मीर के बड़गाम में आतंकवादियों ने एक कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी थी। अब इस हत्या के खिलाफ पूरे जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। बड़गांव के शेखपुरा कॉलोनी की तस्वीरें हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं, जहां पर विस्थापित पंडितों की एक कॉलोनी है। ये सभी कश्मीरी पंडित इस हत्या के विरोध में उतर गए हैं। मारे गए कश्मीरी पंडित का नाम राहुल भट्ट है। सरकार के राजस्व विभाग के कर्मचारी थे। वो बड़गांव के एक तहसील में वहां के दफ्तर में काम किया करते थे। आज शाम को 2 आतंकवादियों ने दफ्तर में घुसकर राहुल भट्ट को गोली मार दी। पहले उन्हें लोकल अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद श्रीनगर में भी ले जाया गया, लेकिन राहुल की जान नहीं बच पाई। राहुल सितंबर 2020 से यहाँ पर तैनात थे और आज देखिए वहाँ राहुल भट्ट की इस हत्या के बाद लोगों में गुस्सा है, वो सड़कों पर निकल आए हैं। राहुल भट्ट का परिवार जम्मू में रहता था। जब से खबर मिली है, क्या बताऊं आपको, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। राहुल भट्ट की हत्या की जिम्मेदारी इस संगठन ने ली है जिसका नाम कश्मीर टाइगर्स बताया जा रहा है। आसिफ कुरैशी मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं और वहीं पर वो मौजूद है ग्राउंड जीरो पर, जहां लोग गुस्सा प्रकट कर रहे हैं। आसिफ, पहले ग्राउंड जीरो की आप हमें ज़रा रिपोर्ट दिखाइए, क्योंकि अब हालात वहां पर जब सुधरने की बात आई और ऐसे में एक के बाद एक कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाना, ये अच्छा साइन नहीं है। बिल्कुल रूबिका, जिस तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया उससे काफ़ी ज़्यादा डर भी है और रोष भी है। मैं इस समय शेखपुरा में हूँ और मेरे पीछे वो प्रदर्शनकारी कश्मीरी पंडित हैं जो यहाँ पे सड़क पे बैठे हुए हैं। हालांकि अब से थोड़ी देर पहले राहुल भट्ट के शव को एक एम्बुलेंस के ज़रिए जम्मू के लिए रवाना कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पे बैठे प्रदर्शनकारियों को ये बात के लिए समझाया गया कि
शव खराब हो सकता है रात भर अगर उसको सड़क पर रखा जाएगा, और परिजनों के पास इसीलिए उसको एक एम्बुलेंस के जरिए सड़क के रास्ते ले भेजा गया। यानी अगले 5 घंटों में ये शव जम्मू में राहुल के परिजनों के पास पहुंच जाएगा। लेकिन इस समय जो यहाँ पे हाल बना हुआ है कि प्रदर्शनकारी लगातार सड़क पर बने हुए हैं और उनकी ये मांग है कि जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा यहाँ पे आके उनको ये आश्वासन दे सके कि क्या उनको सुरक्षा दी जाएगी, क्या वो सुरक्षित है। अब से थोड़ी देर पहले डिविजनल कमिश्नर कश्मीर जो है पीके पोले यहाँ पे पहुंचे हैं और जो इस समय डीआईजी सेंट्रल कश्मीर सुजीत कुमार के साथ प्रदर्शनकारियों को उनका रोष कम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी एक ही मांग है कि क्या वो यहाँ पे सुरक्षित हैं, क्या वो यहाँ पे सुरक्षित रह सके। यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भी नारेबाजी की, क्योंकि उनका ये कहना है कि जब उनको कश्मीर में लाया गया, चाहे वो नौकरी के लिए लाया गया, चाहे फिर पुनर्वास के तौर पर लाया गया, लेकिन सुरक्षा का आश्वासन दिया गया था, लेकिन वही सुरक्षा अब उनको नहीं यहाँ पे, क्योंकि तकरीबन 6000 ये ऐसे कर्मचारी हैं जो कश्मीर के विभिन्न इलाकों में तैनात है और सबके लिए अलग अलग सिक्योरिटी दे पाना संभव नहीं है। लेकिन अगर ये संभव नहीं है तो ये कर्मचारी कैसे काम करेंगे, कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे, यही इनकी सबसे बड़ी चिंता है और यही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हर दिन आपको ये खबर मिलती है कि कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है और किस तरीके से आतंकवादी जो हैं खुले में अब अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं आसिफ, जो आप बता रहे हैं कि राहुल भट्ट के पार्थिव शरीर को अब उनके परिवारों को सौंपने के लिए कुछ देर पहले ही एम्बुलेंस के जरिए बाय रोड रवाना कर दिया गया है जम्मू। ये बड़गाम में देखिए आप। ये जो तस्वीरें आपके सामने हैं, माँ का रो रो कर बुरा हाल है। माँ चीखे मार मार के अपने बेटे को पुकार रही है। गुस्से में तमाम कश्मीरी पंडित है। वो ये कह रहे हैं कि हम अगर यहाँ पर रहें तो रहें किस तरह से। हर दिन कोई ना कोई ऐसी डरा देने वाली तस्वीर या डरा देने वाली खबर आ जाती है। ये दफ्तर में घुसकर गोली मारी है, आपको बता दूं। इन आतंकवादियों के मंसूबे आप देखिए। ये संगठन अचानक सामने आता है, कश्मीर टाइगर नाम का। हमने आपको इस संगठन के आतंकवादियों के बारे में, इस संगठन के बारे में कई मर्तबा पहले भी बताया है और आज एक बार फिर से ये खबर मिल रही है कि इस संगठन ने, कश्मीर टाइगर ने इसकी जिम्मेदारी ली है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ तमाम जानकारी के लिए। ऊपर वाला परिवार को सब्र दे, लेकिन उन सवालों के जवाब देने ही पड़ेंगे कि इन आतंकियों का आखिरकार क्या किया जाना चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ अमन और चैन को निशाना बनाने लगे हैं और वहां कश्मीरियत को भूल गए हैं। कश्मीर के उन तमाम पॉलिटिशियंस को जो इधर का ज्ञान बांटते हैं, वहां उन आतंकवादियों को भी ये कहना चाहिए। अब पाकिस्तान का रुख करें, क्योंकि वहां सरकार बेशक बदल गई है लेकिन चीन की जकड़ मजबूत होती जा रही है। कर्ज के नीचे दबा पाकिस्तान भारत की हुंजा वैली को भी चीन को गिफ्ट करने जा रहा है। ऐसे में खूबसूरत हुंजा वैली भी अब चीन की नई कॉलोनी बनने की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तान के इस पाप पर ये रिपोर्ट देखिए आप। अब पाकिस्तान का रुख करें, क्योंकि वहां सरकार बेशक बदल गई है लेकिन चीन की जकड़ मजबूत होती जा रही है। कर्ज के नीचे दबा पाकिस्तान भारत की हुंजा वैली को भी चीन को गिफ्ट करने जा रहा है। ऐसे में खूबसूरत हुंजा वैली भी अब चीन की नई कॉलोनी बनने की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तान के इस पाप पर ये रिपोर्ट देखिए आप। हुंजा वैली के इस इलाके पर ड्रैगन की अरसे से नजर थी और अब चीन की ये साजिश कामयाब भी होती नजर आ रही है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ने ऊपरी हुंजा वैली के इन इलाकों को चीन को पट्टे पर देने का फैसला कर लिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि चीन इस इलाके को क्यों हासिल करना चाहता है। ये जानने से पहले हुंजा वैली को नक्शे के जरिए समझ लीजिए। यहाँ है हुंजा वैली, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। हुंजा वैली का बॉर्डर चीन से भी सटा है। ये इलाका गिलगित बाल्टिस्तान इलाके में आता है। ये पूरा इलाका तरह तरह की संपदा से भरपूर है और इसीलिए इस पर चीन की नजर है। चीनी कंपनियां पहले ही खनन में लगी है यहाँ पर। अब ज्यादा खनन के पट्टे हासिल कर एक तरह से पूरे इलाके पर
कब्जा कर लेना चाहती है। इस इलाके में कौन कौन सी संपदा छिपी है, अब उसे देखिए। यूरेनियम, ये परमाणु प्लांट और परमाणु बम बनाने में काम आता है। सोना, जिसकी हुंजा वैली में 1000 से ज्यादा खदानें हैं। पुखराज, पन्ना, मनी स्टोन कहे जाने वाला पेरिडोट, कीमती रत्न यहाँ पाए जाते हैं। जिप्सम, जिसका खेती से लेकर कई सारी चीजों में इस्तेमाल होता है। कैल्कोपिराइट, जिससे तांबा निकाला जाता है। संगमरमर का मूल्यवान पत्थर यहाँ मिलता है। सेरेमिक में इस्तेमाल आने वाली चीनी मिट्टी मिलती है। ग्लास और सेरेमिक की चीजें बनाने वाला फेल्सपर यहाँ मिलता है। और सजावटी चीजों में इस्तेमाल होने वाले सर्पेंटीन पत्थर भी यहाँ खूब मिलते हैं। चीन के लिए इलाका इसलिए भी खासियत रखता है क्योंकि यहीं से उसका BRI यानी बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट होकर के जाता है। चीन ने इस इलाके में काफी निवेश भी कर रखा है। चीन इन इलाकों में अपने निवेश को लगातार बढ़ाए जा रहा है और इसी वजह से पूरे गिलगिट बाल्टिस्तान में चीन के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। हुंजा वैली जो कि मिनरल रिच एरिया है, उस पर चाइना की लगातार नज़र रही है और चाइना इस पूरे हुंजा वैली के मिनरल के एरियाज़ को एक्सप्लॉइट करना चाहता है। अपने CPEC प्रोजेक्ट के लिए इसका पूरी तरीके से शोषण करना चाहता है। हुंजा वैली यदि चाइना के नियंत्रण में आ जाती है तो स्ट्रेटेजिक तौर पर भी चाइना को इसका बड़ा लाभ मिल सकता है। पिछले दिनों कराची धमाके की ये CCTV तस्वीर सामने आई थी। इस आत्मघाती हमले में 4 चीनी नागरिक धमाके में उड़ गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली थी। दरअसल गिलगित बाल्टिस्तान में चीन के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। लोगों को डर है कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के नाम पर उनकी जमीनें छीन लेंगे और इस काम में चीन की मदद पाकिस्तानी सेना कर रही है। इसीलिए पाकिस्तान की सेना भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के निशाने पर बनी हुई है और पाकिस्तान ने ऐसा पहली बार नहीं किया है। 1963 याद कीजिए, जब POK में आने वाले 5000 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैली शख्सगाम वैली को चीन को सौंप दिया था। लेकिन अब तो पाकिस्तान चीन के आगे घुटने टेक चुका है। पाकिस्तान के अंदर चाइना का प्रभाव अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो आने वाले वर्षों और दशकों में पाकिस्तान चाइना का उपनिवेश भी बन सकता है। इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी वजह से ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये भारत के लिए भी बेहद चुनौतीपूर्ण हैं। गिलगित बाल्टिस्तान जो कि भारत का ही पार्ट है, जाहिर है कि भारत इस तरीके की चाइना के बढ़ते हुए प्रभाव को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता। IMF की रिपोर्ट कहती है पाकिस्तान पर चीन का 1,42,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। ये पाकिस्तान पर कुल कर्ज का 20% है। पाकिस्तान को कर्ज देने वाला सबसे बड़ा देश चीन ही बन गया है। पाकिस्तान को चीन की बिजली कंपनियों को 30,000 करोड़ का कर्ज वापस करना है। लेकिन पाकिस्तान के पास कर्ज चुकाने के पैसे नहीं हैं और इसीलिए चीन अब अजगर नीति के तहत खनन के पट्टों के नाम पर इलाकों पर कब्जा कर रहा है, जिसे रोकने में शहबाज सरकार नाकाम इस वक्त दिख रही है। और अब वक्त सुर्खियों का हो चला है। मुझे इजाजत दीजिए, मास्टर स्ट्रोक में इतना ही। आगे अखिलेश आनंद के साथ घंटी बजाओ। ABP न्यूज आपको रखे आगे।